हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रेलवे फार्मासिस्ट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। सो ये एग्ज़ाम आपका 2019 में फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा एंड इसमें जो भी फार्मेसी के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेलवेज़ के देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे अपलोड हो गए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। फार्मर रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट से वाले सेक्शन पे आपको रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको सारे प्रिपरेशन वीडियोस, आने वाली प्रिपरेशन वीडियोस एंड जो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं वो सारी की सारी वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पेपर के पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीटोनिन इज सिक्रीटेड बाय। सो कैल्सीटोनिन जो है वो कौन सा ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है? सो पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस और थायरॉयड ग्लैंड्स। सो कैल्सीटोनिन जो है ये आपका सिक्रीट होता है बाय द थायरॉयड ग्लैंड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे जो आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये आपका पैराथॉर्मोन को सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है पैराथॉर्मोन को। एड्रिनल ग्लैंड्स आपके इधर कॉर्टेक्स एड्रिनल्स रहते हैं या फिर आपके मेडुला एड्रिनल। एंड जो आपका कॉर्टेक्स है ये आपका सिक्रेट करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को, मिनरलोकोर्टिकोइड्स को, जिसमें आपका एल्डोस्टेरोन आ जाता है, एंड ऑल्सो आपके सेक्स स्टेरॉइड्स को। देन जो आपका मेडुला पार्ट है वो मेडुला आपका एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को सिक्रेट करता है। देन आपका जो थायरॉयड ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड कैल्सीटोनिन को तो सिक्रेट करता ही है, इसके अलावा थायरॉयड जो है वो आपका T4 को सिक्रेट करता है जो कि आपका रहता है थायरोक्सिन, एंड T3 को सिक्रेट करता है जो आपका रहता है ट्राई आइडो थायरोनिन। सो ये डिफरेंट ग्लैंड्स आपके रहते हैं। देन अगर मैं थाइमस की बात करूँ तो थाइमस जो है ये आपका सिक्रेट करता है थाइमोसिन को, जो कि आपका टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। सो ये डिफरेंट आपके ग्लैंड्स हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हार्मोन्स सिक्रेशन से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार बनता है। देन यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पैराथायरॉयड जो है वो पैराथॉर्मोन को सिक्रेट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो आपका इधर कॉर्टेक्स होंगे या मेडुला। कॉर्टेक्स आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, सेक्स स्टेरॉइड्स, यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन एंड डिहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन। मेडुला जो है वो आपका एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को। थायरॉयड जो है वो आपका थायरोक्सिन, T4, ट्राईआइडोथायरोनिन, T3 एंड कैल्सीटोनिन को। थाइमस जो है वो आपका थाइमोक्सिन को सिक्रेट करता है। सो ये डिफरेंट हार्मोन्स आपके सिक्रेट होते हैं बाय डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में कितना टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है स्टरलाइजेशन करने के लिए। सो इसमें आपका जो टेम्परेचर है वो आपका 121 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। सिर्फ टेम्परेचर ही यहाँ पे पूछा गया है, टाइमिंग का नहीं पूछा गया है। तो जनरल जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है वो 121 डिग्री यूज़ किया जाता है फॉर 15 मिनट्स। एंड जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, जैसे टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपका होल्डिंग टाइम है, सेकंड में आपका टेम्परेचर है। सो अगर होल्डिंग टाइम 3 मिनट्स के लिए आप 134 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, 10 मिनट्स के लिए आप 126 डिग्री सेल्सियस पे, 15 मिनट्स के लिए आपका 121 डिग्री सेल्सियस एंड 25 मिनट्स 115 डिग्री सेल्सियस। सो इसमें 121 ये जो आपका स्टैंडर्ड रहता है, मोस्टली इस टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स को और किस नाम से जाना जाता है? सो लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स जो हैं ये आपके कहलाते हैं मल्टीपल इमल्शंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मल्टीपल इमल्शंस भी आपकी दो टाइप्स की रहती हैं, एक आपकी वाटर इन ऑयल इन वाटर रहेगी, मीन्स इसमें 3 फेजेज रहते हैं। दूसरी आपकी ऑयल इन वाटर इन ऑयल रहेगी।
बेसिकली आपका ये आपका जो वाटर है यहाँ पे वाटर कंटिन्यूस फेज रहेगा, यहाँ पे आपका ऑयल कंटिन्यूस फेज रहेगा, एंड वाटर इन ऑयल जो है ये आपका डिस्पर्स रहेगा वाटर में, यहाँ पे ऑयल एंड वाटर डिस्पर्स रहेगा ऑयल में। सो ये आपकी दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स रहती हैं मल्टीपल इमल्शंस की। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली इमल्शन टॉपिक की बात करूँ तो इमल्शन टॉपिक आपका काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि इमल्शन से सस्पेंशन से ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो हर बार देखे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहते हैं। तो इसके रिलेटेड जो भी इमल्शन के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो टेस्ट हैं, टाइप्स हैं, इसमें साइज़ जो ड्रॉपलेट साइज़ रहता है, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इमल्शन के बारे में स्टडी करनी है। चाहे वो फिज़िकल इंस्टेबिलिटी पैरामीटर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको जब हम इसके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे हम डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा माइनस मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन। सिग्मा माइनस मेथड जो है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली सिग्मा माइनस मेथड आपका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड ये क्वेश्चन आपका कहाँ से, ये आपका बायोफार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से है, ये आपका बायोफार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से है। सो ये सब्जेक्ट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली बनता है, तो उन क्वेश्चंस को हम डेफिनेटली या उन टॉपिक्स को हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे अपनी प्रिपरेशन वीडियोस में। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं रिगार्डिंग द सिग्मा माइनस मेथड। सो सिग्मा माइनस मेथड की एडवांटेज आप कह सकते हैं कि इसको अदर मेथड्स के ऊपर प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्लक्चुएशंस रहती हैं रेट ऑफ एलिमिनेशंस की, वो मिनिमाइज हो जाती हैं, ठीक है। जो अदर मेथड्स रहते हैं एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए, उसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, ठीक है, वैल्यू जो है वो काफ़ी वेरी कर जाती हैं, तो उन फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। समटाइम्स पॉइंटर्स की फॉर्म में जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके का पॉइंट जो है वो ऐड हो सकता है। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज ARE, ठीक है। इसको ARE दैट इज़ द अमाउंट रिमेनिंग टू बी एक्सक्रीटेड प्लॉट मेथड भी इसे कहा जाता है। अनदर नाम इसमें आप ये वाला याद रख सकते हैं, दैट इज़ ARE प्लॉट मेथड, दैट इज़ अमाउंट रिमेनिंग टू बी एक्सक्रीटेड प्लॉट मेथड। ये दो पॉइंट इसमें और एडिशनली आप याद कर सकते हैं। देन इसके अलावा इसकी डिसएडवांटेज है कि डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट टोटल यूरिन collection has to be carried out until no unchained drug can be detected in the urine, that is up to 7 half-lives, which may be tedious for drugs having long T-hive. सो बेसिकली इसकी एडवांटेज क्या है कि आपको जो टोटल यूरिन कलेक्शन जो है वो कैरी आउट करना रहता है जब तक कोई भी नो अनचेंज ड्रग जो है वो डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जब तक अनचेंज ड्रग जो है वो डिटेक्ट होता रहेगा तब तक आपको जो है वो टोटल यूरिन कलेक्शन जो है वो करनी है, ठीक है। बेसिकली आपको 7 हाफ लाइफ तक ये करनी रहती है, तब तक 7 हाफ लाइफ तक आपका जो है वो ड्रग जो है वो बॉडी से टोटली एलिमिनेट हो जाता है। बट जहाँ पे हाफ लाइफ काफ़ी हाई है, जैसे मान लो अगर 15 आवर्स की हाफ लाइफ है, तो 15 आवर्स को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको देखने को मिल जाएगा कि काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो आपको यूरिन कलेक्शन करनी पड़ेगी। तो उस केस में ये मेथड जो है वो डिसएडवांटेजेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सिड इज़ प्रेजेंट इन। सो कैप्सिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है। सो कैप्सिड जो है ये बेसिकली आपका एक प्रोटीन शेल रहता है। इट इज़ अ प्रोटीन शेल जो कि जिसमें आपका वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसमें आपका वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है। एंड सो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इट इज़ प्रेजेंट इन वायरस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, जैसे कि कैप्सिड, यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर दिया है आपको कि कैप्सिड प्रोटीन शेल है जिसमें आपका वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंड जो कैप्सिड का मेन फंक्शन है वो क्या है, वो वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है एक अनदर होस्ट सेल में, एंड वहाँ पे जाकर के इसको रिलीज़ करना। तो ये आपका कैप्सिड का मेन काम रहता है। तो फंक्शन में भी आप ये पॉइंट इसमें याद रख सकते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रेटिनिन इज कंसीडर टू बी मोर रिलायबल इंडिकेटर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ। तो सीरम क्रेटिनिन की जो एस्टिमेशन होती है उसको ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर माना जाता है किस पर्टिकुलर चीज़ की डिटेक्शन के लिए, ठीक है। सो इट इज़ सीरम क्रेटिनिन आप किडनी फंक्शन में जो है वो चेक करते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको याद रखना जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ SGPT एंड SGOT, ठीक है। सो ये क्या रहते हैं, इट इज़ सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, SGPT हो गया, एंड सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज, SGOT हो गया, ठीक है। एंड इसके अदर नाम भी हैं एलानिन ट्रांसएमिनेज या फिर एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, ठीक है। तो ये आपके दो डायग्नोस्टिक एंजाइम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो SGPT एक्टिविटी है ये आपकी ज़्यादा स्पेसिफिकली जो है वो लीवर डिजीज़ में इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि SGOT एक्टिविटी जो है वो आपकी हार्ट डिजीज़ में एलिवेट होती है। तो काफ़ी टाइम्स जो है वो ये डाउट रहती है कि SGOT जो है वो लीवर फंक्शन के लिए यूज़ होता है, बट SGOT की एक्टिविटी जो है वो बेसिकली हर डिजीज़ में एलिवेट होती है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटर जो है वो इसमें याद रख सकते हैं दोनों को। SGPT किस में होगा, SGPT आपका लीवर डिजीज़ में रहेगा, ओके। एंड SGOT जो है ये आपका किस में रहेगा, ये आपका हार्ट डिजीज़ में रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। अल्टरनेटिवली हो सकता है इस साल जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। देन नेक्स्ट जो इसमें आपको देखना है दैट इज़ द गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट। गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट कौन कौन से हैं, तो इसमें आपके मल्टीपल गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट हैं, जैसे कि आपका फ्रैक्शनल टेस्ट मील हो गया, अल्कोहल टेस्ट मील हो गया, पेंटागैस्ट्रिन स्टिमुलेशन टेस्ट हो गया, ऑगमेंटेड हिस्टामाइन टेस्ट मील हो गया, या फिर इंसुलिन टेस्ट मील जिसको होलेंडर्स टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये नाम जो आपके अनदर नेम वाले टेस्ट हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे होलेंडर्स टेस्ट हो गया। तो ये पूछा जा सकता है कि होलेंडर टेस्ट जो है वो किस पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो कुछ गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट के रिलेटेड कुछ आपको दे दिया जाएगा एंड आपको वहाँ पे वेरीफाई करना। सो इस तरीके से आपकी जो चीज़ें वो रहती हैं। देन आपका ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें रहेंगी। तो ये तीन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक होलेंडर का आप स्पेसिफिकली याद रख सकते हैं, SGOT का आप याद रख सकते हैं, एंड तीसरा आपका SGPT। सो ये तीनों आपको याद रखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स इन अलॉयज़। अलॉयज़ में एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक केमिकल टेस्ट जो है वो कौन सा है। सो एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली आपके क्या रहते हैं, एंथ्रासीन में आपके C ग्लाइकोसाइड, O ग्लाइकोसाइड, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो आपका अलोए है, अलोए जो है ये आपका क्या होता है, इट इज़ अ C ग्लाइकोसाइड, ठीक है। एंड ग्लाइकोसाइड जो आपके एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड है इसके लिए आपका मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट एंड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट दोनों रहते हैं। अगर ये आपका C ग्लाइकोसाइड रहता है तो C ग्लाइकोसाइड के लिए आपका मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट रहता है, एंड जो आपका O ग्लाइकोसाइड रहेगा, O ग्लाइकोसाइड उसके लिए आपका जो टेस्ट रहेगा वो आपका रहेगा बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। तो यहाँ पे आपका C ग्लाइकोसाइड अलॉयज़ के लिए पूछा गया है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। इसके अलावा अदर टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो कैलर-किलानी टेस्ट हो गया, आपका लीगर टेस्ट हो गया, ये दोनों ही आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। अब इसमें स्पेसिफिकली काफ़ी चीज़ें मेंशन की हुई हैं मैंने, सो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट आपका है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। तो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट आपका अलॉयज़ के लिए रहेगा, जो कि आपका C ग्लाइकोसाइड है, एंड C ग्लाइकोसाइड जैसे कि आपका अलोए इमोडिन जो मेन केमिकल कांस्टेंट है अलॉयज़ में, सो ये आपका C ग्लाइकोसाइड रहता है। अब मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर में और बॉन्ड ट्रैगर में क्या डिफरेंस है, तो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर में आपका फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट में फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया जाता है। वैसे ही आप अदर एग्जांपल्स देख सकते हैं मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट के लिए, जैसे कि आपका कैस्करा है जिसमें आपके O एंड C दोनों ग्लाइकोसाइड हैं, रू वर्व है,
तो ये सारे जो हैं वो आपको मॉडिफाइड वॉन ट्रिगर टेस्ट पॉजिटिव देंगे। देन जो आपका वॉन ट्रिगर टेस्ट है जो कि आपका ओ ग्लाइकोसाइड के लिए रहेगा, उसमें आप एग्जांपल याद रख सकते हैं सेना। देन नेक्स्ट टेस्ट है आपका केलर-किलियानी टेस्ट। काफ़ी बार केलर-किलियानी टेस्ट स्पेसिफिकली पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, 7-8 बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछा गया, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो केलर-किलियानी टेस्ट जो है वो आपका डीऑक्सी शुगर्स के लिए टेस्ट रहता है, आप कह सकते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए, एंड एग्जाम्पल के तौर पे डिजिटलिस। ठीक है, सो ये तीनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। केलर-किलियानी टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो डीऑक्सी शुगर्स के रिलेटेड भी पूछा गया है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के रिलेटेड भी पूछा गया है, डिजिटलिस के रिगार्डिंग भी पूछा गया। तो तीनों वेज में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देन आता है आपका लीगल टेस्ट। सो लीगल टेस्ट भी आपका जो है वो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इसमें जो है वो ब्लड रेड कलर जो है अपीयर होता है। तो ये आप बेसिक चीज़ें जो है वो इसमें स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोड लीवर ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल इज टू वाटर इज टू गम रिक्वायर्ड इज। सो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये आपका कहाँ से, ये आपका इमल्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, एंड पहले भी आपका एक क्वेश्चन इमल्शन से था, ठीक है, जो कि आपका मल्टीपल इमल्शन वाला क्वेश्चन था। सो इमल्शन, फिर मैं एक बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इमल्शन सस्पेंशन ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके रिगार्डिंग जितने भी आपको चीज़ें मिलती हैं वो आप डेफिनेटली पढ़िए। सो क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से काफ़ी हाई रहते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। सो कोड लीवर ऑयल इमल्शन की प्रिपरेशन में ऑयल, वाटर एंड गम की रेशियो जो है वो कितनी रहती है। तो इसमें आपकी कोड लीवर ऑयल क्या है, सो कोड लीवर ऑयल जो है ये आपका एक फिक्स्ड ऑयल है। ये कैसा है, ये आपका फिक्स्ड ऑयल है, एंड फिक्स्ड ऑयल के लिए जो प्रोपोर्शन रहती है वो आपकी रहती है 4:2:1। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल की बात कर रहा हूँ। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी आपके फिक्स्ड ऑयल वाली इमल्शंस रहेंगी उसमें आपकी रेशियो 4:2:1 ही रहेगी। ठीक है, एंड इसमें अगर अदर एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें अगर आपका कैस्टर ऑयल के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या फिर एलमंड ऑयल के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, शार्क लीवर ऑयल के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो ये इन सभी के लिए जो है वो रेशियो, ये सारे फिक्स्ड ऑयल हैं, इनके लिए रेशियो 4:2:1 रहेगी। दूसरा आपका रहता है वॉलेटाइल ऑयल के लिए। अगर वॉलेटाइल ऑयल के लिए पूछा जाएगा, जैसे कि आपका टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, सिनेमन ऑयल हो गया, सिनेमन ऑयल हो गया। सो इन सभी वॉलेटाइल ऑयल्स के लिए जो रेशियो रहती है वो रहती है 4:4:2, या फिर आप कहेंगे 2:2:1। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, सो यहाँ पे आप वॉलेटाइल ऑयल के लिए कहेंगे 2:2:1। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें रहती हैं। सो यहाँ पे ये मैंने एक टेबल ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रोपोर्शन दी गई है ऑयल, वाटर एंड गम की। फिक्स्ड ऑयल मेंशन किया गया है, फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:2:1, वॉलेटाइल ऑयल के लिए 4:4:2, जो कि मैंने आपको बता दिया, इट इज़ इक्वल टू 2:2:1। सो ये दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हैं। फिक्स्ड ऑयल्स के एग्जांपल दे दिए हैं, कैस्टर ऑयल, कोड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, ऑलिव ऑयल, एलमंड ऑयल। वहीं पे जो वॉलेटाइल ऑयल्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं टर्पेंटाइन ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, सिनेमन ऑयल, पेपरमिंट ऑयल। देन मिनरल ऑयल है आपका पैराफिन ऑयल। सो ये डिफरेंट आप एग्जांपल्स जो हैं वो याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच बॉन्ड अमाइनो एसिड्स आर जॉइन टुगेदर। ठीक है, जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपके बेसिक यूनिट रहती है, मिल करके ऑन एडिशन ये आपके प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, तो ये आपके रहते हैं अमाइनो एसिड्स। बोथ वेज में आप इस क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं। सो अब पूछा है कि कौन सी बॉन्ड से आपके अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ज्वाइन रहते हैं। सो दीज आर ज्वाइंड विद द अमाइड बॉन्ड। ठीक है, अमाइड बॉन्ड कौन सी होती है, इट इज CONH। ठीक है, ये आपकी अमाइड बॉन्ड रहती है। ठीक है, सो इस बॉन्ड से आपके जो है वो अमाइनो एसिड ज्वाइन रहते हैं। जैसे कि आप अमाइनो एसिड्स को देखेंगे तो अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड में जो है वो आपका कायरल कार्बन रहता है, एक कार्बन है आपका।
ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, एक आपका NH ग्रुप रहेगा, ठीक है, NH ग्रुप रहेगा, एक आपका कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, ठीक है, एंड तीसरा जो है वो आपका R ग्रुप रहता है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है अमाइनो एसिड का, ठीक है। या इसको सिंपल टर्म में यहाँ पे आपका NH2 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपका अमाइनो एसिड ज्विटर फॉर्म में रहता है, ठीक है। ज्विटर फॉर्म में मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही इस पे रहते हैं, ठीक है। जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, अमाइनो ग्रुप पे आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड याद रखना है तो यहाँ पे आप NH2 कर लेंगे, यहाँ पे आपका R ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपका COOH ग्रुप आ जाएगा। अब अमाइड बॉन्ड कैसे, जैसे अगर मल्टीपल आपके अमाइनो एसिड्स हैं तो यहाँ से आपका एक अमाइनो एसिड से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लगेगा तो OH ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, अमाइन का एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये दोनों कंपाउंड्स यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका दूसरा अमाइनो एसिड लग जाएगा, यहाँ पे आपका दूसरा अमाइनो एसिड लग जाएगा। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है एंड ऐसे ही आपके जो प्रोटीन अमाइनो एसिड हैं वो ज्वाइन करते हैं इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पे। सो बॉन्ड आप इसमें याद रख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं इनको मेंशन नहीं किया हुआ है, बट इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे ज्विटर आयनिक का मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, तो वो आप याद रख सकते हैं, वो काफ़ी बार पूछा जाता है। देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हैमर मिल जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो हैमर मिल जो है ये आपका इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो इसी में हम अदर मिल्स जो हैं, बेसिकली मिल्स आपकी साइज रिडक्शन में यूज़ की जाती हैं, तो इसी पे आप अदर मिल्स के बारे में देख सकते हैं कौन कौन सी मिल किस किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे काम करती है, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, किन मटेरियल्स के लिए यूज़ नहीं होती है। तो ये टेबल आप इसमें याद कर सकते हैं। सो फर्स्ट है आपका कटर मिल। सो कटर मिल काफ़ी सिंपल चीज़ है, कटिंग प्रिंसिपल पे ये काम करता है एंड साइज़ आप याद रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली प्रिंसिपल पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड यूजेस के ऊपर। सो कटिंग प्रिंसिपल पे काम करती है, यहाँ पे आप फाइब्रस टफ एंड सॉफ्ट मटेरियल्स को कट कर सकते हैं, ठीक है, साइज रिड्यूस कर सकते हैं। फ्राइबल मटेरियल के लिए ये यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी रोलर मिल, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। यूज़ किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल क्रैकिंग सीड्स बिफोर एक्सट्रैक्शंस, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है एंड अब्रेसिव मटेरियल के लिए इसका यूज़ नहीं होता है। हैमर मिल है, हैमर मिल वर्क करती है इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे, सभी टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए यूज़ की जाती है एक्सेप्ट फॉर अब्रेसिव मटेरियल। देन है आपका फ्लूइड एनर्जी मिल, अनदर नाम जेट मिल एंड माइक्रोनाइज्ड मिल जो है वो उसका नाम याद रखेंगे, दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। कौन सी मिल है जो कि इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है? तो वो एक आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल रहती है, दूसरी आपकी वॉल मिल रहती है। फ्लूइड एनर्जी मिल के यूजेस की बात करें तो ये आपका हार्ड, फ्राइबल एंड थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस जैसे कि आपके विटामिन, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के लिए यूज़फुल रहती है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस के लिए कौन सी मिल जो है वो यूज़ की जाती है? थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस को अगर साइज रिड्यूस करना है तो आप किस मिल का यूज़ करेंगे? तो उसमें आप फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज़ करेंगे। तो ये पॉइंट आपका एक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इसमें सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट आपकी वॉल मिल। वॉल मिल भी आपकी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है। यहाँ पर आप सॉफ्ट, फाइब्रस एंड सीरियल ग्राइंडिंग जो है वो कर सकते हैं, मीन सॉफ्ट मटेरियल्स की ग्राइंडिंग, साइज रिडक्शन भी कर सकते हैं, बट हार्ड एंड एब्रेसिव मटेरियल्स को इसमें साइज रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। देन आती है आपकी एंड एंड एज रनर मिल जो कि आपकी क्रशिंग एंड शेयरिंग प्रिंसिपल पे काम करती है एंड इसमें आपकी फाइब्रस, टफ एंड स्टिकी मटेरियल्स की साइज रिडक्शन की जा सकती है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक बार दोबारा मेंशन कर देता हूँ, एक आपको हैमर मिल का प्रिंसिपल याद रखना है, फ्लूइड एनर्जी मिल एंड वॉल मिल दोनों का, ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। साथ ही थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस के लिए कौन सी मिल यूज़ होती है ये आपको एक याद रखना है। एंड जेट मिल एंड माइक्रोनाइज मिल जो है वो
किस मिल के अनदर नाम से। ये चीज़ें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय और आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। सो इरेक्शन ऑफ रैट टेल जो है वो किस पर्टिकुलर ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है वो ऑब्जर्व होती है रैट पे। सो ये बेसिकली आपका किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी से है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन है। बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में आपको फार्माकोलॉजी जो मेन रहता है, ठीक है, वहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन इसमें है जो आपका एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी से है, बाकी सारे के सारे आपके अदर सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी जब हम स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये सारे पार्ट जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। तो यहाँ पे इरेक्शन ऑफ रैट जो है वो आप ऑब्जर्व करते हैं बाय आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी हम इसको डेफिनेटली डिटेल में जो है वो अपकमिंग प्रिपरेशन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ कॉमनली नोन एज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नाम है वेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो इसमें आपको बी से याद रखना है, बी फॉर बेकिंग एंड बी फॉर बाइकार्बोनेट। देन आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को। बाकी जो आपका वॉशिंग सोडा है, कॉस्टिक सोडा है, तो उसके लिए अलग जो है वो नाम रहते हैं। बट सोडियम तो इनके लिए आप बाइकार्बोनेट के लिए आप स्पेसिफिकली बी से इसको याद रख पाएंगे। जो आपका कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा आपका रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड रॉशियल सॉल्ट जो है, रॉशियल सॉल्ट क्या होता है, इट इज़ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, ये आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रहता है। एप्सम सॉल्ट जो है ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट रहता है। ये क्या होता है, इट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट। एंड ये पर्टिकुलर जो आपका इनऑर्गेनिक के सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ये 3 से 4 बार जो है वो सेम क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नाम्स को लेकर के 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो इसी पर्टिकुलर सेक्शन से जो है पूछे गए हैं। सो ये आपको सिनोनिम्स आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, मैंने आपको बता भी दिया, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, रॉशियल सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड एट्स। तो ये बेसिकली आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन है, जो आपका एक अलग सेक्शन रहता है 10 मार्क्स का, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है, तो इसको भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो ये आपका कहलाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है वो आपका रहता है बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट बीम। सो इट इज़ ऑप्शन सी करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर। इनमें से सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है? सो फर्स्ट है आपका कैप्रोलेक्टोन। सो कैप्रोलेक्टोन जो है ये आपका एक मोनोमर रहता है, इट इज़ अ मोनोमर जो कि आपका एक सिंथेटिक पॉलीमर को फॉर्म करता है, दैट इज़ पॉलीकैप्रोलेक्टोन, दैट इज़ पॉलीकैप्रोलेक्टोन। देन आपका है ग्लाइडिन। ग्लाइडिन क्या है, ये आपका बेसिकली एक प्रोटीन रहता है जो कि आपका कहाँ पे पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है एंड अदर सीरियल्स में पाया जाता है, व्हीट एंड अदर सीरियल्स में। एंड ग्लूटेन का एक की कंपोनेंट है, ग्लूटेन का की कंपोनेंट है। एंड ये एक वेजिटेबल प्रोटीन पॉलीमर है, इट इज़ अ वेजिटेबल प्रोटीन पॉलीमर। देन आता है आपका पुलुलन। सो पुलुलन जो है ये आपका वाटर सॉल्युबल है, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक एडिबल पॉलीमर। ठीक है, एडिबल पॉलीमर है जो कि फंगस से प्रोड्यूस होता है। फंगस कौन सी है, ओरियोवेसिडियम पुलुलेंस। ठीक है, आगे मैंने टेक्स्ट में मेंशन किया हुआ, वहाँ पे आप स्पेल चेक कर लेना। देन आता है आपका चीटोसैन। सो चीटोसैन जो है ये भी आपका नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल या फिर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ये रहता है। यहाँ पे सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में पूछा गया, तो सिंथेटिक विल बी कैप्रोलेक्टोन। साथ ही इसमें आप टेक्स्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं इन चीज़ों को। सो कैप्रोलेक्टोन मोनोमर है जो कि सिंथेटिक पॉलीमर
कैप्रोलेक्टोन को फॉर्म करता है। ग्लाइडियन जो है ये आपका एक प्रोटीन है जो कि वीट एंड अदर सीरियल्स दाल्स में पाया जाता है, एंड ये आपका की कंपोनेंट रहता है ग्लूटेन का, एंड एक वेजिटेबल प्रोटीन पॉलीमर है। पुलुलन जो है वो आपका वाटर सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक एडिबल पॉलीमर है जो कि फंगस से प्रोड्यूस होता है। फंगस कौन सी है? ओरियोवेसिडियन पुलुलंस। एंड चीटोसन जो है ये आपका नेचुरल सेमी सिंथेटिक पॉलीमर रहता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू। सो ब्राउनियन मोशन जो है वो कितने पार्टिकल साइज पे जो है वो ऑब्जर्व होता है? सो ब्राउनियन मोशन ये आपको कोलोइड्स के केस में देखा जाता है, ठीक है, इमल्शंस के केस में, डिस्पर्जन के केस में। सो डिफरेंट फिनोमिनाज में आपका ब्राउनियन मोशन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये ऑब्जर्व होता है जब आपका पार्टिकल साइज 2 माइक्रोन तक साइज रिड्यूस हो। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आ। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये आपके साइक्लिक कंपाउंड्स रहते हैं, बेसिकली ऐसे हाइड्रोकार्बन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिनमें कार्बन को एक अदर हेट्रो एटम के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक आपकी ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। अब इस एक कार्बन को अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा पिरिडिन, ठीक है, वेल नोन कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा पिरिडिन, एंड ये कंपाउंड जो है इसको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। अब यहाँ पे एक कार्बन को भी रिप्लेस कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कार्बन्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, नॉट ओनली विद नाइट्रोजन, जो भी आपके हेट्रो एटम्स रहते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इन सभी से। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे बिकॉज ये स्ट्रक्चर से जो है वो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें तो एनी मेजर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स characterized by the fact that some or all of the atoms in the molecules are joined in rings containing at least one atom of an element other than carbon, ठीक है। तो बेसिक टर्म में यही है कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें किसी भी कार्बन को रिप्लेस कर दिया गया हो किसी एक अदर हेट्रो एटम से, ठीक है। बस ये है कि आपका साइक्लिक मीन्स रिंग में होना चाहिए, एंड आपका जो हेट्रो एटम है वो कार्बन को रिप्लेस करना चाहिए इन द रिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये आपका सबसे छोटी वाली जो रिंग रहती है जो कि आपकी 3 मेंबर रिंग रहती है, इथाइलिन ऑक्साइड, सो इट इज़ ऑक्सीरेन, इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीरेन। देन आपका सेकंड है जो आपकी 4 मेंबर वाली, यहाँ पे आप एटम भी देखते रहना, एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन, ये है आपका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीटेन। देन आपका 5 मेंबर के साथ ऑक्सालेन दैट इज़ टेट्राहाइड्रोफिरान। देन ऑक्सीनेन 6 मेंबर के साथ दैट इज़ टेट्राहाइड्रोपायरेन। ये आपको जो ब्लैक में ब्रैकेट्स में नाम है ये आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, यहाँ से पूछ लिया जाता है। देन अगर 5 मेंबर में आपके 2 कार्बन्स को रिप्लेस किया है ऑक्सीजन से अल्टरनेटिव को, सो इट इज़ 1,3 डाईऑक्सोलेन, एंड अगर 4th पोजीशन पे अल्टरनेटिवली किया हुआ है तो इट इज़ 1,4 डाईऑक्सिन। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको अदर स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सल्फ़र के साथ सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगी, थायोटीन, थायोलेन, ठीक है, टेट्राहाइड्रोथायोफीन। जो आपकी थायोटर्म है ये आपको याद रखना है, थायोटर्म जो है वो आपकी सल्फ़र सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ की जाती है, ऑक्सीजन के लिए आपकी ऑक्सी टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है, एंड नाइट्रोजन के लिए आपकी एजो टर्म यूज़ की जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको कुछ कुछ याद रखनी है। नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड्स हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मॉर्फोलिन रिंग इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको पाइप्रोजीन रिंग, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है एंड इसमें पूछा जाता है कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर नाम दे दिया जाता है, उसमें से आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल कि आपको ये 4 कंपाउंड दे दिए, आपको पूछा कि इनमें से कौन सी रिंग आपकी पाइपरिडिन रिंग है, ये आपको 4 स्ट्रक्चर दे दिए, देन आपको आइडेंटिफाई करना है दिस इज़ अ पाइपरिडिन रिंग। ऐसे आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करने हैं,
एटलीस्ट जो आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग है उसको तो आपको डेफिनेटली याद करना है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड। ठीक है, किस शेड्यूल के अंदर जीएमपी गाइडलाइंस दी गई हैं किसकी, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स की। सो ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ASU, समटाइम्स ASU के नाम से भी पूछ लिया जाता है। सो यहाँ पे ये शेड्यूल आपका रहता है शेड्यूल टी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर मैं शेड्यूल जेड की बात करूँ तो शेड्यूल जेड कोई भी शेड्यूल नहीं है रहता है, तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। शेड्यूल एस की बात करूँ तो शेड्यूल एस जो है वो आपके स्टैंडर्ड्स रहते हैं इसमें कॉस्मेटिक्स के। देन शेड्यूल एम की बात करूँ तो इसमें आपकी जीएमपी गाइडलाइंस रहती हैं, बट आपकी एलोपैथिक ड्रग्स के लिए बेसिकली आप कहेंगे एलोपैथिक ड्रग्स के लिए सो इसमें आपकी जीएमपी गाइडलाइंस रहती हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है फैक्ट्री प्रेमिसेस प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए, वो सारी आपकी शेड्यूल एम में दी गई है। तो ये आपके डिफरेंट शेड्यूल हैं। शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर दी जाएगी तो उसमें कौन सा कंपाउंड जो है वो बनेगा। सो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करने पे जो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी, तो इसमें इधर तो आपका ईथर बनेगा या फिर आपका अल्कीन कंपाउंड बनेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कैसी कंडीशंस प्रोवाइड हो रही हैं एंड क्या उसमें प्रोडक्ट बन सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस हैं। सो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेटली स्टडी करेंगे। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन। सो ये भी आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है। सो साउंड जो है वो आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज डैश रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन है किसके बीच में, एसिड के बीच में एंड बेस के बीच में। सो ये दोनों जो हैं जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो ये आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो न्यूट्रलाइज होने पे आपको प्रोडक्ट एक सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। सो ये रिएक्शन आपका न्यूट्रलाइज हो रही हैं चीज़ें, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो ये आपका रिएक्शन रहेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहीं पे अदर रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो अदर रिएक्शंस की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ऐड की हुई है। सो फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। सो ये वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि आपके जिसमें आपका न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व रहता है। न्यूक्लियोफाइल जो कि आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगी एंड एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगी। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, तो इसमें क्या है बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन है इसमें आपके दो रिएक्टेंट जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ACl आप कहेंगे, BH आप कहेंगे। सो यहाँ पे AH यहाँ पे चल जाएगा, Cl यहाँ पे चल जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा AH और BCl। सो इस तरीके से जो है वो आपका चेंजिंग हो रही है, तो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आयंस को एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। सो समवट सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। देन कंबशन रिएक्शन में क्या है, सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच फ्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, बाय रिएक्टिंग विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। सो आपका एक मटेरियल रहेगा जो कि एक्ट करेगा फ्यूल की तरह। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी हेल्प से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने पे ये आपका कंबशन हो जाएगी, इसकी एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, कंबशन होगी जब तब एनर्जी रिलीज़ होगी एंड एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो आपका फॉर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सर्व एज अ बेसिस फॉर बैच डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड। सो एक ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि बैच डॉक्यूमेंटेशन का बेसिस है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपका कहलाता है मास्टर रिकॉर्ड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एक स्मॉल डेफिनेशन मैंने ऐड करी हुई है। सो डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग द
starting material with their quantities and the packaging materials together with the description of the procedures and precautions required to produce a specific quantity of a finished product as well as the processing instructions including the in process controls। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है, हर एक चीज़ इसमें मेंशन की जाएगी। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया गया है, किस पैकेजिंग मटेरियल में है वो, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन बतानी है प्रोसीजर्स की, कौन कौन सा प्रोसीजर हुआ है, कैसे प्रोसीजर हुआ है, ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज़ के साथ में क्या क्या प्रिकॉशंस उसके लिए रिक्वायर्ड हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी बनाने के लिए, एज वेल एज जो प्रोसेसिंग कंडीशंस उसकी रहती हैं जिसमें आपके इन प्रोसेस कंट्रोल्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक मास्टर रिकॉर्ड में रहती हैं। तो ये आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रख लें कौन कौन सी चीज़ें इसमें बेसिकली रहती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्विल इज, इंडियन स्क्विल का सिनोनिम क्या है? तो इंडियन स्क्विल का सिनोनिम है सी ओनियन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एरो पॉइजन की बात करूँ तो एरो पॉइजन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इट इज़ स्ट्रोफेंथस। लिक्वेराइस रूट की बात करूँ तो लिक्वेराइस रूट जो है इसको यस्ती कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज यस्ती। इसको ग्लिसरेजा नाम से भी कहा जाता है, ग्लिसरेजा, एंड मुलेठी नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये डिफरेंट नाम्स हैं इसके। देन बात करूँ यम की, तो यम जो है ये आपका रहता है डायोस्कोरिया, ये आपका रहता है डायोस्कोरिया और रियूमेटिज्म तो ये आपके डिफरेंट नाम रहते हैं यम के। इसके अलावा सी ओनियन के भी अनदर नाम रहते हैं, इंडियन स्क्विल तो इसे कहा ही जाता है। इसके अलावा इसको जंगली प्याज भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जंगली प्याज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज किला, इसको अर्जीनिया भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट नाम इसके रहते हैं। सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी हैं। तो यहाँ पे आप ये सारे नाम फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसको रख सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका बफर्स आर एडेड टू स्टेराइल प्रोडक्ट्स टू मेंटेन। तो बफर्स को स्टेराइल प्रोडक्ट्स में क्यों ऐड किया जाता है? सो बफर्स बेसिकली पीएच को मेंटेन करने के लिए ऐड किए जाते हैं। बेसिकली अगर किसी भी सॉल्यूशन में स्लाइट चेंज होता है पीएच में, ठीक है, कोई भी इंग्रेडिएंट या एसिड या बेस की अगर स्मॉल एडिशन होती है काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में, सो उसमें पीएच जो है वो चेंज हो जाता है। सो स्मॉल एडिशन की वजह से पीएच में चेंज ना हो, ठीक है, सो पीएच में चेंज ना होने के लिए बफर सॉल्यूशंस को ऐड किया जाता है स्टेराइल प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे आपका सिंपली ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बफर्स आपके रहते हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। जैसे कि आपके दो टाइप्स के बफर रहते हैं, एक आपका एसिडिक बफर रहता है, दूसरा आपका बेसिक बफर रहता है, ठीक है। सो एसिडिक बफर्स में क्या है, तो एसिडिक बफर्स में जैसा आपका नाम रहेगा वो चीज़ बीक रहेगी, ये आपको याद रखना है। एक एसिडिक बफर है तो बीक एसिड रहेगा, एंड उसका जो सॉल्ट ऑपोजिट का रहेगा, एसिड का ऑपोजिट क्या है, बेस, सो उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट रहेगा। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है। सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा बेस के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिक बफर है तो आपका बेस कैसा रहेगा, बेस आपका बीक रहेगा, एंड ऑपोजिट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट इज मिक्सचर ऑफ बीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल्स इसमें आप डेफिनेटली याद रख सकते हैं, एसिटिक एसिड प्लस CH3CONA, ठीक है। सो ये आपका बीक एसिड है, ये आपका इसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का। देन बेसिक बफर आपका बीक बेस है NH4OH एंड सॉल्ट ऑफ इट स्ट्रॉन्ग एसिड है NH4Cl। सो ये दोनों आपको याद रखने हैं, एटलीस्ट ये चीज़ें आपको याद रखनी है, किस में वीक एसिड है, किस में वीक बेस है, सॉल्ट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डेफिनेटली याद रखनी है। देन आता है आपका बफर सॉल्यूशंस क्या है। तो बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें पीएच जो है वो चेंज नहीं होगा जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस को ऐड किया जाएगा, ठीक है। सो वो आपके रहते हैं बफर सॉल्यूशंस। ऑफिशियल बफर्स के आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे एसिड थैलेट बफर हो गया, अल्कलाइन बोरेट बफर हो गया, फॉस्फेट बफर हो गया, एंड एसीटेट बफर हो गया।
तो ये कुछ आपके स्पेसिफिक ऑफिशियल बफर्स हैं जो कि ऑफिशियली यूज़ किए जाते हैं। सो ये नाम आप याद रख सकते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल बफर। सो उस केस में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। सो जो चैप्टर 3 है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 का, वो किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो चैप्टर 3 इज़ रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो बेसिकली आपके 5 चैप्टर रहते हैं इसमें। 5 चैप्टर में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है। ठीक है, इसको हम टेक्स्ट में देख लेते हैं, टेक्स्ट में आपको बेटर आइडिया लगेगा। सो चैप्टर 1 जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 में आपका ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी एंड ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी, ये 3 चीज़ें, 3 सेक्शंस जो हैं वो आपके चैप्टर 2 में दिए गए हैं। देन आपका चैप्टर 3 है, इसमें आपका इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स दिए गए हैं। चैप्टर 4 डिवाइडेड है चैप्टर 4 एंड 4A में। जो 4 है उसमें मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, किसकी, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स दोनों की। 4A में आपके प्रोविजंस दिए गए हैं आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स के रिगार्डिंग। एंड चैप्टर 5 जो है इसमें आपकी मिसलिनियस चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं। सो ये 5 चैप्टर डेफिनेटली आपको याद रखने हैं। ठीक है, 2019 में इस पर्टिकुलर पेपर में आपका चैप्टर 3 पूछा गया है। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में आपका चैप्टर 2 पूछ लिया जाए या फिर चैप्टर 4A पूछ लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द CMC सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बाउंड इन। सो CMC सेक्शन इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन का किस पर्टिकुलर कलर के बाइंडर में बाउंड रहता है। तो ये आपका ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर में बाउंड रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज सच मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिली है, बट इस पे मैं और रिसर्च करूँगा। रेगुलेटरी अफेयर्स वाले सब्जेक्ट में मैं डेफिनेटली इसको ऐड करूँगा एंड वहाँ पे आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HPLC वाइल सप्लाइंग मोबाइल फेज बाय मैकेनिकल पंप विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्मूथ आउट द पल्सेस। ठीक है, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जब मोबाइल फेज को सप्लाई किया जाता है मैकेनिकल पंप के थ्रू, तो कौन सा डिवाइस जो है वो रिक्वायर्ड रहता है पल्सेस को स्मूथ आउट करने के लिए। तो इसमें आपका जो डिवाइस रिक्वायर्ड रहता है दैट डिवाइस इज डैम्पिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को भी हम ब्रॉडली कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पार्ट में। ठीक है, जहाँ पे हम डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में, ठीक है, HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, TLC, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सभी टाइप्स की क्रोमेटोग्राफीज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज़ अ बोविन स्ट्रेन ऑफ। सो BCG वैक्सीन, एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, इट इज़ बैसिलस कैलमेटे गुएरिन, एंड किसके लिए यूज़ की जाती है, ट्यूबरक्लोसिस की प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती है। एंड इसमें स्ट्रेन किसका रहता है, स्ट्रेन इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसमें थोड़ा टेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट आपका बैसिलस कैलमेटे गुएरिन वैक्सीन। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये आपकी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ये क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है। ठीक है, इसमें एटेन्यूएटेड बोविन स्ट्रेन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। कब डेवलप हुई थी, 1921 में डेवलप की थी किसने, कैलमेटे और गुएरिन में। कहाँ पे डेवलप की थी, फ्रांस में इसको डेवलप किया गया था। देन नेक्स्ट है आपका एक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जिसको एनगैरेक्स वी कहा जाता है, सो ये आपकी प्रिपेयर होती है ईस्ट सेल में बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्निक। एंड इसमें आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड
अब्जॉर्ब रहता है हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन में, जिसकी क्वांटिटी आपकी 20 माइक्रोग्राम रहती है इन 1 ml सस्पेंशन। देन थर्ड है आपकी टाइफॉइड वैक्सीन। टाइफॉइड वैक्सीन में ये आपकी प्रिपेयर होती है फ्रॉम द एटीन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। 2015-16 वाले क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था टाइफॉइड वैक्सीन के बारे में। अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया है। प्रॉपर इंडियन फार्माकोपिया का जो रेफरेंस है वो मैंने आपको वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, in differential thermal analysis the record is made of। सो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस एब्रीविएशन के फॉर्म में इसको DTA भी लिखा जाता है। सो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में जो रिकॉर्ड है वो मींस एनालिसिस जो है वो की जाती है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a test which measures the ability of a compound to diminish the concentration of a sugar in the blood is। सो एक ऐसा टेस्ट जो कि कंपाउंड की एबिलिटी को मेज़र करता है कि वो जो कंसंट्रेशन रहेगी शुगर की ब्लड में उसको डिमिनिश कर सके। ठीक है, सो ये आपका टेस्ट रहता है हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज अ फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट जो है ये आपका लोशंस की प्रिपरेशंस में जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेजर वॉलेटाइल कंपाउंड्स आर कंटेन्ड इन सिनेमन। सिनेमन में किस टाइप के मेजर वॉलेटाइल कंपाउंड्स जो हैं वो रहते हैं। तो सिनेमन में आपका अल्डिहाइड कंपाउंड जो है वो मेनली प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो रेड्यूसिबल सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय। इलेक्ट्रो रेड्यूसिबल सब्सटेंसेस को अगर डिटरमाइन करना है तो उसके लिए जो आपकी इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड यूज़ होता है दैट इज़ एम्पेरोमेट्री। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें मैंने आपको एक टेबल यहाँ पर ऐड किया हुआ है जिसमें आपको कॉलम 1 में इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड देखने को मिलेगा, दूसरी साइड आपको प्रिंसिपल देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस में बन सकता है कि आपको पूछा जाएगा क्या प्रिंसिपल है या किसके किसके बीच में ग्राफ जो है फॉर्म होता है। तो कंडक्टोमेट्री में आपके एक कंडक्टेंस रहेगी, दूसरी आपका वॉल्यूम रहेगा टाइट्रेंट एडेड का। ठीक है, जो टाइट्रेंट आप ऐड कर रहे हैं उसका कितना वॉल्यूम है। देन है आपका पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री में आपका एक तो पोटेंशियल रहेगा, दूसरा आपका वॉल्यूम रहेगा टाइट्रेंट एडेड का। मीन सिमिलर है, बस जो आपका पोटेंशियल एंड कंडक्टेंस है ये चीज़ चेंज हो रही है, बाकी चीज़ें आपकी सेम है। देन आपका एम्पेरोमेट्री है, इसमें आपका करंट को चेक किया जाता है वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। देन आपका पोलेरोग्राफी आती है, पोलेरोग्राफी में भी आपका करंट को मेज़र किया जाता है। ये ग्राफ रहता है आपका करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका टाइट्रेंट के रिलेटेड नहीं है, इट इज़ करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल। सो ये आप इंपॉर्टेंट 4 इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स के बारे में 4 प्रिंसिपल इसके याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन। एस्ट्रोसाइट्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ये आपके न्यूरोग्लायल सेल्स रहते हैं, दीज आर द न्यूरोग्लायल सेल्स एंड ये आपके प्रेजेंट होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैंने ऐड किया हुआ है रिगार्डिंग द एस्ट्रोसाइट्स एंड द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इसको आप स्टडी करेंगे। सो एस्ट्रोसाइट्स ये आपके न्यूरोग्लायल सेल्स हैं जिसमें आपकी स्टार शेप रहती है, ब्रेन की डेवलपमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स की मेटाबॉलिज्म में ये पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स की फॉर्मेशन में एंड मेंटेन करते हैं प्रॉपर बैलेंस किसका, पोटेशियम का, ताकि नर्व इम्पल्सेस की जनरेशन की जा सके बिकॉज पोटेशियम इज़ इम्पॉर्टेंट इन नर्व जनरेशन
एंड एक लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन न्यूरॉन्स एंड ब्लड वेसल्स के बीच में एक लिंक की तरह ये रहते हैं। देन आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये आपका इसमें मेनली ये आपका टाइट जंक्शन से बना होता है, जिसको सील किया जाता है टुगेदर द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्रेन ब्लड कैपिलरीज एंड एक थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है जो कि आपकी कैपिलरीज को सराउंड करती है। तो ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं। टाइट जंक्शन का इसमें याद रख लेना, यहाँ पे क्या इसके फंक्शंस हैं, ठीक है, किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंटली याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस की थी? सो इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द ह्यूगो डी वेराइज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं बॉर्न वेयर की बात करूँ, सो इनकी जो रिसर्च थी वो आपकी एम्ब्रायोलॉजी के रिगार्डिंग थी, एम्ब्रायोलॉजी और एम्ब्रायो के रिगार्डिंग। एडवर्ड जीनर जो है इनकी रिसर्च जो है वो आपके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के रिगार्डिंग, एंड कैमिलियो गोल्गी जो है इनकी रिसर्च आपकी गोल्गी बॉडीज़ जो आपकी रहती हैं उसके रिगार्डिंग है, जो आपका इसको नर्व स्टेन किया था AGNO3 के साथ में। तो ये आप इम्पॉर्टेंट इसे याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया हुआ, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशंस बाय मॉलिक्यूल्स कोज चेंजेस इन। सो अब्जॉर्प्शन जो आपकी IR रेडिएशन से रहती है उसमें किस पर्टिकुलर चीज़ में चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर अदर टर्म्स में बात करूँ तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका प्रिंसिपल क्या है ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। सो IR रेडिएशन जो है वो इसमें आपका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो आपकी रहती है प्रिंसिपल। इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस आते हैं उसके ऊपर अब्जॉर्प्शन जो है वो IR रेडिएशंस की रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसी में यहाँ पे मैंने एक टेबल ऐड किया हुआ, इस टेबल को आप देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। लाइक यहाँ पे स्पेक्ट्रल रीजन है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वेव नंबर है, स्पेशल फिनोमिना है। स्पेशल फिनोमिना को आप कंसीडर करेंगे एक तरीके से आप प्रिंसिपल, ठीक है, इसको आप प्रिंसिपल के तरीके से कंसीडर कीजिएगा। वेवलेंथ क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सो फर्स्ट आपका UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी वेवलेंथ रीजन रहता है 200 टू 400 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर की वैल्यूज़ भी आप स्लाइटली जो है वो याद रख सकते हैं। मेजरली वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन जो है बनता है। सो UV में आपका क्या रहता है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी रहती है उसमें चेंजेस जो आते हैं वो आपका, या इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस जो है वो आपका UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है वो प्रिंसिपल रहता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो गया, तो इन वर्ड से आपको जो है वो देखने को मिलेगा। सो आउटर और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगी, आउटर और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दोनों में ही UV एंड विजिबल में। देन आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें 0.8 माइक्रोमीटर से 1 mm तक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इसका मेन प्रिंसिपल रहता है। माइक्रोवेव में क्या रहता है, माइक्रोवेव में आपका मॉलिक्यूलर रोटेशन, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी अगर पूछा जाएगा, रोटेशनल एनर्जी, तो उस केस में हम माइक्रोवेव रखेंगे। देन रेडियो वेव में आपका 10 m टू 2000 m मीटर तक रहता है। एंड न्यूक्लियर स्पिन चेंज NMR अगर पूछा जाएगा, NMR, तो उस केस में आप रेडियो वेव प्रिंसिपल रखेंगे या फिर न्यूक्लियर स्पिन चेंज। तो ये दोनों टर्म्स इसमें आपको याद रखनी है। अब भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन शुड वी यूज्ड विद कॉशन इन। तो एस्पिरिन जो है वो इसको किस कंडीशन में जो है वो विद कॉशन यूज़ करना चाहिए। तो इट शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन अस्थमा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो बेसिकली एस्पिरिन जो है वो आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, इट इज़ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन हो रही है। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में ऑलरेडी आपके जो एयरवेज रहते हैं वो आपके नैरो हो जाते हैं, ठीक है, नैरो हो जाते हैं मीन्स आपकी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ही होती है। अब अगेन आप अस्थमा के केस में एस्प्रिन को दे देंगे तो ऑलरेडी वो नैरो है,
और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो आपको सांस लेने में और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, जो कंडीशन है वो और जो है वो बिगड़ जाएगी। तो इसलिए एस्पिरिन को जो है वो कॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए इन द कंडीशन अस्थमा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्नेंट्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, तो लिग्नेंट्स जो है वो किसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लैक्स सीड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्लैक्स सीड बेसिकली आपका लिनसीड रहता है, लिनसीड, एंड इसमें आपका ड्राइड राइप सीड्स का यूज़ किया जाता है, ड्राइड राइप सीड्स का। एंड सीड्स किसके होते हैं, सीड्स आर ऑफ लीनम उसिता तिसिमम, लीनम उसिता तिसिमम, एंड फैमिली इसकी रहती है लिनेसी। एंड ये आपका यूज़ किया जाता है एज अ डिमर्सेंट, इट इज़ यूज्ड एज डिमर्सेंट, एंड ऑल्सो एक डोजेस फॉर्म आपकी रहती है पोल्टिस, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड वाई यूजिंग, सो रेडिएशंस की अब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है उसको अगर मेज़र करना है तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डिफरेंट टाइप्स की स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, यूवी विजिबल हो गई, आईआर हो गई, एनएमआर हो गई, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं वो रहती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस ऑफ विच 1 or 2 लार्ज डोजेज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन अ सिंगल डोज कंटेनर इज नोन एज। तो ऐसी लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस हैं जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा लार्ज डोजेज रहती हैं, कितनी क्वांटिटी की, अराउंड 50 ml क्वांटिटी की। इन लार्ज क्वांटिटीज़ को सिंगल डोज कंटेनर में रखा जाता है, एंड दीज टाइप ऑफ प्रिपरेशंस आर नोन एज ड्रॉट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेरेंट वर्क डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो अपेरेंट वर्क डेंसिटी जो है वो किस टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है, तो इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर ml। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, रेडियो एक्टिव कंपाउंड से ऑब्टेन होने वाली रेडिएशन इनमें से कौन सी नहीं है। सो बीटा एप्सिलॉन गामा अल्फ़ा, सो अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा की आपकी हाईएस्ट पेनिट्रेशन रहती है, ये आपने स्टडी किया होगा, एंड एप्सिलॉन जो है ये आपकी रेडियो एक्टिव कंपाउंड से रेडिएशन ऑब्टेन नहीं होती है। सो इट इज़ ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज, सो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है, सो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आपकी एक वायरल वैक्सीन रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड इसको किसने डिस्कवर किया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जीनर, एडवर्ड जीनर इन 1728। सो ईयर आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बाकी अराउंड 1728 में एडवर्ड जीनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। साथ ही यहाँ पे मैंने ये आपको अगेन ये वाला चार्ट ऐड किया है जिसमें आप किल्ड एंड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, कौन सी वैक्सीन किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आती है, आइदर वो बैक्टीरियल है, वायरल है, अगर वायरल है तो लाइव एटेन्यूएटेड है या फिर किल्ड वैक्सीन है। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। BCG के बारे में इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, साथ ही आपका पोलियो के बारे में पूछा जाता है, देन आपके टॉक्सोइड्स के बारे में पूछा जाता है, कुछ कंबाइंड वैक्सीन्स आपकी रहती हैं जैसे MMR वैक्सीन हो गई, ठीक है, DPT वैक्सीन होगी, तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्या फुल फॉर्म रहती है, या कौन कौन सी इम्यूनिटी किस पर्टिकुलर एजेंट के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो MMR तो यहाँ पे मेंशन है, मीजल्स मम्प्स रूबेला। DPT आपका एक रहता है डिप्थीरिया के अगेंस्ट, एक आपका टेटनस के अगेंस्ट, एंड P फॉर पर्टूसिस, पर्टूसिस के अगेंस्ट। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा, तो अश्वगंधा में कौन सा कंपाउंड जो है प्रेजेंट होता है। सो अश्वगंधा जो है या इसमें आपका कंपाउंड जो प्रेजेंट रहता है दैट कंपाउंड इज स्टीरोइडल लैक्टोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन
बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन इसमें कुछ आपकी कैटेगरी हैं जो आपको इम्पोर्टेंटली याद रखनी है। तो स्टीरोइडल ग्लाइकोसाइड्स में आपका डिजिटलेज, क्विल, स्ट्रोफेंथस, थेवेटी आ जाता है। स्टीरोइडल लेक्टोन में आपका अश्वगंधा। एंड कौन सा स्टीरोइडल लेक्टोन इसमें प्रेजेंट होता है? सो दिस वन इज़ बिदेनोलाइड। सो ये आप इम्पॉर्टेंट याद रखें कि अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कौन सा केमिकल कंस्टेंट आपका स्टीरोइडल लेक्टोन होता है, दैट इज़ विदेनोलाइड। एंड अश्वगंधा जो है ये आपका अल्कोलॉइड रहता है, इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ग्लाइकोसाइड नहीं होगा। इट इज़ अ अल्कोलॉइड ड्रग। ठीक है, ये आपका अल्कोलॉइड है जिसमें आपका मेन अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड साथ में स्टीरोडल लैक्टोन। सो स्पेसिफिकली इसके रिगार्डिंग पूछा गया तो ये आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉमनली नोन एज। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का कॉमन नाम क्या है? सो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट को टार्टर एमेटिक भी कहा जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके साथ में अगर मैं एप्सम सॉल्ट की बात करूँ तो एप्सम सॉल्ट जो है ये आपका रहता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ये पीछे भी एक क्वेश्चन था उसमें भी ये पूछा गया था। सो कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा आपका रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगेन हमारी रिवीजन हो जाएगी। रोशल सॉल्ट क्या रहता है? रोशल सॉल्ट इज़ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रहता है। तो ये नाम जो है वो आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड स्पाइस क्लोव इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। तो कॉमनली यूज्ड स्पाइस क्लोव जो है किससे ऑब्टेन होता है? सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर वर्ड पार्ट से ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लोव की अगर मैं बात करूँ सो क्लोव जो है ये आपका ऑब्टेन होता है फ्लावर बर्ड से। किसके फ्लावर बर्ड? यूजीनिया यूजीनिया कैरियोफाइलस से, या फिर सिजीजियम सिजीजियम एरोमेटिकम सिजीजियम एरोमेटिकम फैमिली इसकी रहती है मिर्टेसी। केमिकल कंस्टेंट इसमें आपका यूजिनॉल मेन केमिकल कंस्टेंट है। इसके अलावा इसमें एस्टर रहता है यूजेनिन यूजेनिन इसमें रहता है। यूज़ किस में किया जाता है? कॉमनली यूज स्पाइस तो है ही है, स्पाइस के अलावा ये आपका एक डेंटल एनाल्जेसिक है। इट इज़ यूज एज अ डेंटल एनाल्जेसिक। इट इज़ यूज एज अ कार्मिनेटिव इट इज़ यूज एज कार्मिनेटिव। इट इज़ यूज एज फ्लेवर। इट इज़ यूज एज स्टिमुलेंट। साथ में एरोमेटिक, एंटीसेप्टिक, डिफरेंट इसके यूजेस रहते हैं। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट ऐड किया है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फ्लावर बर्ड्स आपके आर्टिमिसिया जो आपका एंटी मलेरियल रहता है उसमें भी आपके फ्लावर बर्ड्स का यूज़ किया जाता है। राइजोम्स में आप एक्वरस, वेलेरियन, इनके राइजोम्स यूज़ किए जाते हैं। रूट्स में कोलियस एंड साउसूरिया जो है इसकी रूट पार्ट्स ऑब्टेन होती हैं। एंड लीफ में आपका सिट्रोनेला, यूकेलिप्टस, लेमन ग्रास, तुलसी, टेक्सस, ये डिफरेंट कंपाउंड्स के लीफ पार्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द प्रॉब्लम इन द डोजेज फॉर्म व्हेन कैम्फर एंड मेंथोल आर एडेड टुगेदर। ठीक है, जब कैम्फर और मेंथोल को एक साथ ऐड किया जाएगा तो उस केस में क्या प्रॉब्लम जो है वो अराइज होगी? सो जब इनको ऐड किया जाएगा तो ये आपका यूटेक्टिक फॉर्मेशन हो जाएगी। यूटेक्टिक फॉर्मेशन हो जाएगी मीन्स कैम्फर एंड मेंथोल को जब मिक्स किया जाएगा तो दे विल लिक्यूफाई। ठीक है, दे विल लिक्यूफाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहीं पे अदर टर्म्स की अगर मैं बात करूँ जैसे कि आपका एफ्लोरोसेंट आ गया। तो एफ्लोरोसेंट हम तब टर्म यूज़ की जाएगी ऐसे सब्सटेंस के लिए जो कि वाटर लूज़ करता है एक लोअर हाइड्रेट को फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म अ लोअर हाइड्रेट, या फिर एनहाइड्रस हो जाता है। ठीक है, या फिर एनहाइड्रस हो जाता है तो इसके लिए एफरवेसेंट टर्म यूज़ की जाती है। डेलिकेसेंट सिमिलर टर्म है, दीज आर द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के लिए यूज़ की जाती है जो कि मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। दे बेसिकली ऑब्जॉर्व मॉइस्चर। एयर में आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको ये मटेरियल जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। देन आपकी जो
एफरवेसेंट्स हो गए, हमारे डेलिकेसेंट हो गए, एंड देन आपके आते हैं हाइग्रोस्कोपिक। सो हाइग्रोस्कोपिक बेसिकली किसी मटेरियल की टेंडेंसी होती है मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, जो कि फ्रॉम एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने का जो एबिलिटी या टेंडेंसी रहती है, दैट इज़ नोन एज हाइग्रोस्कोपिसिटी। यहाँ पे अगेन डेफिनेशंस ऐड की हुई हैं, आप डेफिनेशंस को एक बार रीड कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है एंजियोओडेमा इज़ द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अफेक्टिंग द। सो एंजियोओडेमा जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि आपकी स्किन को अफेक्ट करती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 शेड्यूल ए, which application form should we use to grant a license for manufacture of आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स। तो जो भी आपकी एप्लीकेशंस फॉर्म नंबर दिए गए हैं वो आपके इसमें शेड्यूल ए में दिए गए हैं, ठीक है। सो स्पेसिफिकली पूछा गया है कि अगर आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए जो लाइसेंस ग्रांट करना है वो किस फॉर्म के थ्रू किया जा सकता है। सो इसमें आपका फॉर्म नंबर 24D जो है वो एप्लीकेबल रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ सेवरल अदर फॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्म किसके लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आपका फॉर्म नंबर 24A हो गया। सो फॉर्म नंबर 24A जो है इसमें आप एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लोन लाइसेंस, यहाँ पे आपको याद रखना है किसके लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी, C1 एंड X में जो ड्रग्स मेंशन किए गए हैं उसके अलावा जो ड्रग्स रहते हैं उनके लिए लोन लाइसेंस। सेम जो लोन लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस कैटेगरी जो है वो आपका फॉर्म 25A से रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लोन लाइसेंस है, सो वो आपका 24A में है। देन आपका 24B है, सो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ रीपैक लाइसेंस के लिए अगर ग्रांट चाहिए या रिन्यूअल करवाना है, ठीक है, न्यू लाइसेंस चाहिए या फिर आपको रिन्यू करवाना है अपना पुराना लाइसेंस, सेम अदर देन दोज शेड्यूल C, C1 एंड X ड्रग्स के लिए, तो उसमें आपको फॉर्म नंबर 24B लगेगा। अगर आपको लाइसेंस चाहिए रीपैक के लिए सेम कैटेगरी का तो वो आपका 25B के में होगा, एंड अगर रिन्यूअल करवाना है सच रीपैक लाइसेंस फॉर सेल तो वो आपका इशू होगा 26B में। देन आपका फॉर्म नंबर 24C। तो अगर एप्लीकेशन फॉर इट इज़ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड अदर प्रिपरेशंस फ्रॉम बैक पोटेंशियज बाय लाइसेंसेस होल्डिंग लाइसेंस इन फॉर्म 20C, ठीक है। सो जिनके पास फॉर्म 20C में लाइसेंस है उनके लिए ये एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए रहता है। बेसिकली आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें याद रखना है। देन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका 24C लगेगा सेम कैटेगरी के लिए, एंड अगर रिन्यू करवाना है तो आपको 26C फॉर्म नंबर जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। देन आपका जो 24D है इसमें भी आपका जो ग्रांट रिन्यूअल है लाइसेंस का आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रहता है। एंड लाइसेंस अगर आपको चाहिए जो लाइसेंस मिलता है वो आपका फॉर्म नंबर 25D में, एंड अगर रिन्यूअल लाइसेंस है तो उसका सर्टिफिकेट आपको फॉर्म नंबर 26D के थ्रू जो है वो इशू होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस इज़ अ बोन ऑफ। सो एक्सिस जो है वो किसकी बोन है। सो एक्सिस जो है इट इज़ अ बोन ऑफ स्पाइनल कोड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बेसिकली आपकी जो स्पाइनल कोड है इसमें आपके डिफरेंट बोन्स रहती हैं। टोटल की बात करें तो यहाँ पे 26 वर्टिब्रेज आपके स्पाइनल कोड्स में रहते हैं जो कि डिवाइडेड हैं आपके सब ग्रुप्स में। जो आपका सर्वाइकल वर्टिब्रे है उसमें आपके 7 वर्टिब्रेज रहते हैं, एंड यहाँ पर आपकी अगर क्रेनियल नर्व्स की बात, नॉट क्रेनियल नर्व्स, आपकी स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये आपकी रहती हैं 8 पेयर्स में। थोरेसिक वर्टिब्रेज हैं तो थोरेसिक वर्टिब्रेज 12 ही होते हैं, 12 ही इसमें स्पाइनल नर्व्स रहती हैं। देन आपका आता है लंबर वर्टिब्रे। तो लंबर वर्टिब्रे में आपके 5 रहती हैं, 5 वर्टिब्रेज रहते हैं, एंड 5 ही इसमें स्पाइनल नर्व्स रहती हैं।
सेक्रम एक बोन रहती है जो कि 5 बोन से फ्यूज होकर के बनी होती है, एंड यहाँ पे आपकी 5 ही जो है वो स्पाइनल नर्व्स जो है वो रहती हैं। कॉक्सिक्स जो है ये आपका एक बोन रहती है, 4 कोकिजियल बोन से फ्यूज होकर के ये बनी रहती है, बट यहाँ पे आपका एक ही जो है वो स्पाइनल नर्व जो है वो रहती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड इसमें आपका जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है, सर्वाइकल वर्टिब्रे में आपका जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे रहता है, दैट सर्वाइकल वर्टिब्रे इज एक्सिस, एंड जो आपका दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रे है दैट इज एटलस। सो ये दो नाम इसमें आपको याद रखने हैं। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल एनर्जी। सो जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम है दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ। सो एनिमल सॉरी एनएमएल जो है ये किस पर्टिकुलर पार्ट का इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट होता है। सो ये आपका टीथ का इम्पॉर्टेंट कांस्टिट्यूएंट है एनिमल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड एनिमल जो है ये आपका हार्डेस्ट पार्ट रहता है, ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट रहता है। बेसिकली आपका बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम का कंटेंट जो है वो काफ़ी हाई रहता है, अराउंड 95% जो है वो कंटेंट इसमें कैल्शियम सॉल्ट का रहता है। देन इसमें यहाँ पे आप डिफरेंट फंक्शंस इसमें चेक कर सकते हैं। ये पूरी टीथ की फिजियोलॉजी है, एनिमल का क्या फंक्शन है, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट से बना होता है, टूथ को प्रोटेक्ट करता है वेयर एंड टियर से। डेंटिन है, कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टूथ की फॉर्मेशन करता है। देन इसमें जिंजिवल सल्कस रहता है, जिंजिवा गम रहती हैं, पल्प कैविटी रहती है जिसमें आपका पल्प रहता है। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसमें आपके नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स रहते हैं। सीमेंटम है, सीमेंटम एक बोन लाइक सब्सटेंस है जो कि अटैच करता है रूट को पेरियोडोंटल लिगामेंट के साथ में। देन आपकी रूट कैनाल है, ये आपकी एक एक्सटेंशन रहती है पल्प कैविटी की जिसमें आपकी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स रहती हैं। अल्वियोलर बोन इसमें प्रेजेंट होती है। देन आपका पीरियोडोंटल लिगामेंट रहता है यहाँ पर, जो कि आपका हेल्प करता है एंकर द टूथ टू द अंडरलाइंग टीथ, ठीक है। देन आपका एपिकल फोरामेन रहता है, ये आपकी बेसिकली एक ओपनिंग रहती है रूट कैनाल के बेस पे जहाँ पे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व जो है वो टूथ में एंटर करती हैं। देन आपकी नर्व सप्लाई, नर्व एंड ब्लड सप्लाई है। पार्ट इसमें आपको याद रखने हैं कौन कौन से पार्ट रहते हैं। सो टूथ में एक आपका क्राउन पार्ट रहता है, नेक पार्ट रहता है एंड रूट पार्ट, 3 पार्ट इसमें आपको याद रखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज। वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है। सो द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लावा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड। सो लावा की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है अडल्ट में ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं मेनोपोज की बात करूँ, सो मेनोपोज जो है ये आपका नेचुरल पार्ट रहता है एजिंग का, नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग, जिसमें जो विमेंस की, ठीक है, जिसमें विमेंस की रिप्रोडक्टिव ईयर्स रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ईयर्स रहते हैं वो आपके एंड हो जाते हैं, ठीक है। अब कोई भी फीमेल्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती है। देन रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करूँ, सो बेसिकली आपका मेम्ब्रेन ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन ट्रीटमेंट प्रोसेस जो कि सोल्यूट को वाटर, जो डिज़ोल्व सोल्यूट रहता है वाटर में, उसको सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन बडिंग जो है, बडिंग आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है न्यू ऑर्गेनिजम्स में, बेसिकली प्लांट्स में ये देखा जाता है। देन यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस मेंशन की हुई हैं, यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू डिटेक्ट द डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग इन बिटवीन 2 और मोर सैंपल। अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा, बेसिकली मोर देन 2 होगा
मोर देन 2 सैंपल्स में डिफरेंसेस को चेक करने के लिए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर मेथड कौन सा है? सो ये मेथड आपका रहता है एनोवा। एनोवा आपका रहता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यहीं पे अगर ओनली 2 पैरामीटर्स को चेक करना हो तो आपका जो है वो टी टेस्ट जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है। टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, ये भी आपके सिमिलर टाइप्स ऑफ टेस्ट रहते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछा गया, काफ़ी रेयरली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली एक ही क्वेश्चन अगर आपका बनेगा, अगर आता है तो। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर इज़। सो रेशियो हमें बतानी है नंबर ऑफ एटम्स की वाटर में, एंड रेशियो क्या दी गई है, H/2O। फॉर्मूला देखेंगे तो H2O, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, H आगे 2, O आ गया कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो 2:1। सो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑर्डर इसमें आपको देख लेना है कि अगर O/H पूछा गया है या H/O पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 द इंसुलिन प्रिपरेशन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली जो इंसुलिन की प्रिपरेशंस रहती हैं उनको कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाना चाहिए? तो दे शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कोल्ड प्लेस भी कहा जाता है। देन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपकी स्टोरेज कंडीशन है। टेम्परेचर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है कि कोल्ड प्लेस का टेम्परेचर कितना है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, इट इज़ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे कूल प्लेस के बारे में पूछा जाए तो इट इज़ 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। समटाइम्स यहाँ पे 8 to 15 डिग्री सेल्सियस भी आपको देखने को मिलेगा। एक्सेसिव हीट है तो इट इज़ मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। स्टोर इन अ फ्रीज़र है तो ये आपका अलग अलग कंडीशंस यूज़ होती हैं, समटाइम्स -18 डिग्री सेल्सियस या फिर -2 to -18 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही कंडीशंस इसमें यूज़ की जाती हैं। देन यहाँ पे एक टेबल मैंने ऐड किया है जिसमें आपको ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स की स्टोरेज कंडीशन के बारे में एंड ड्रग्स के नाम। तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इंसुलिन का पूछा गया था। तो इंसुलिन को अगर आप देखेंगे तो इंसुलिन आपका यहाँ वैक्सीन्स में आ जाएगा, ठीक है। वैक्सीन्स वाले पार्ट में लिक्विड प्लाज्मा हो गया, नॉर्मल, ऑल वैक्सीन, सीरोटॉक्सिन, अदर वैक्सीन्स, टाइफॉइड वैक्सीन, टाइफस, देन आपका पिट्यूटरी इंजेक्शंस हो गए। तो इसमें आपका जो है वो आता है इंसुलिन, ठीक है। इसी पार्ट में आपका इंसुलिन आएगा। देन आपका अगर कूल प्लेस है तो इसमें आपके एंटीबायोटिक्स आ जाएंगे, ठीक है, ये आप याद रख लेना। ये 2 ड्रग आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, कार्बेनिसिलिन एंड निस्टेटिन। इसके लिए टेम्परेचर कंडीशन है टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 डिग्री सेल्सियस। देन स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर में आपके विटामिन आ जाएंगे, मल्टीविटामिन्स, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको स्टोरेज कंडीशंस के साथ जो है वो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। जो आपका टाइप 3 रहता है ड्रग मास्टर फाइल का, वो किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग मास्टर फाइल, दैट इज़ डीएमएफ क्या रहता है। तो डीएमएफ जो है ये बेसिकली आपकी सबमिशंस रहती हैं जो कि आपको एफडीए को देनी होती हैं, फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि आपका यूज़ किया जाता है एक कॉन्फिडेंशियल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि आपकी फैसिलिटीज़, प्रोसेसिंग, आर्टिकल्स के रिगार्डिंग रहती है, जो कि आप किसी भी ह्यूमन ड्रग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। सो इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ डीएमएफ्स रहते हैं। सो जो टाइप 3 रहता है वो आपका पैकेजिंग मटेरियल के रिगार्डिंग रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे जो बाकी इसके टाइप्स रहते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। सो डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी है कि डीएमएफ क्या है, सबमिशंस रहती हैं एफडीए को।
जो कि प्रोवाइड करती हैं कॉन्फिडेंशियल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, फैसिलिटीज़, प्रोसेसिंग एंड आर्टिकल्स के बारे में, जो कि यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एंड स्टोरिंग ऑफ ह्यूमन ड्रग प्रोडक्ट्स के बारे में। यहाँ पे इसके 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर 1 जो है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग साइट, फैसिलिटीज़, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड पर्सनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। टाइप 2 में आपका ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट एंड मटेरियल यूज इन द प्रिपरेशन और ड्रग प्रोडक्ट्स। टाइप 3 में आपका पैकेजिंग मटेरियल है। टाइप 4 में आपका एक्सिपिएंट, कलरेंट, फ्लेवर, एसेंस और मटेरियल यूज इन द प्रिपरेशन, ये मेंशन किया हुआ है। टाइप 5 में आपका FDA एक्सेप्टेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन है। तो ये पांचों के पांचों टाइप्स आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के याद रखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स विच आर हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी आर कॉल्ड। सो ऐसे ड्रग्स जिनमें सॉल्युबिलिटी जो है वो हाई है एंड परमिएबिलिटी लो है, तो ऐसे ड्रग्स को किस क्लास में कंसीडर किया जाएगा? ये क्वेश्चन BCS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली पूछा गया है, दैट इज़ बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो इसमें आपके बेसिकली 4 मेन टाइप्स रहती हैं एंड एक एडिशनल टाइप क्लास 5th भी रहती है। सो जो आपकी हाई सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी है वो आपकी क्लास 3 में आती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चारों क्लास के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेकंड एंड थर्ड के बारे में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि अल्टरनेटिवली हाई लो रहती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई रहते हैं एंड यही चांसेस जो है वो देखे गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में। सो बेसिकली आपकी 4 मेन टाइप्स हैं। सॉल्युबिलिटी, परमिएबिलिटी के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। सो सॉल्युबिलिटी हाई है, लो है, हाई है, लो है। परमिएबिलिटी भी 2 में हाई है, 2 में लो है। ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। क्लास 1 में दोनों ही हाई रहेंगी, क्लास 4 में दोनों ही लो रहेंगी। क्लास 2 में सॉल्युबिलिटी लो रहेगी, परमिएबिलिटी हाई रहेगी। क्लास 3 में आपकी सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी, परमिएबिलिटी लो रहेगी, ठीक है। अब्जॉर्प्शन का आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका हाई है दोनों ही चीज़ें, तो अब्जॉर्प्शन बेटर होगी। 4 में आपकी अब्जॉर्प्शन जो है वो सॉल्युबिलिटी परमिएबिलिटी दोनों ही लो हैं, तो अब्जॉर्प्शन वेरी पुअर होगी। एंड यहाँ पे एक हाई है एक लो है, तो वेरिएबल कंडीशंस पे रहेगा। दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है ड्रग्स को लेकर के, ड्रग्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। देन यहाँ पे आपका डिल्टियाजम, प्रोप्रेनोलोल, मीटोप्रोलोल, ये सारे आपके आएंगे क्लास 1 में, जो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं। सो दीज कम्स अंडर क्लास 1। देन अगेन आपका एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है निफेडिपिन, कार्बामाजिपिन अनदर आपका अदर कैटेगरी का ड्रग है, नेप्रोक्सेन है ड्रग, तो ये आपके आएंगे क्लास 2 में। इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, सिमेटिडिन, दीज कम्स अंडर क्लास 3। एंड टेक्सोल, क्लोरथाइजाइड एंड फिरोसेमाइड बेसिकली डायूरेटिक्स, एंड टेक्सोल जो है ये आपके किस में आएंगे? टाइप या क्लास 4 में। एडिशनली इसमें आपकी क्लास 5 भी होती है। ये इसमें वो ड्रग्स आ जाते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिकली एंड केमिकली अनस्टेबल होते हैं, बट लिमिटिंग देयर बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी लिमिट हो जाती है। जो वेरियस अप्रोचेज होती हैं इसको ओवरकम करने के लिए, वो बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी को एनहांस किया जाता है प्रोड्रग डिज़ाइन के साथ, इंटेरी कोटिंग के साथ, एंजाइम इंडक्शन के साथ, लिपिड टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये डिफरेंट क्लासेस आपको याद रखनी है कि इसमें सॉल्युबिलिटी हाई लो रहती है एंड अब्जॉर्प्शन कैसी होगी, कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करेंगे। सो ये सारी कंडीशंस जो हैं इसमें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो लेसिथिन किस टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है? सो इट इज़ अ अमाइन टाइप एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटामीवा हिस्टोलिटिका बिलोंग्स टू क्लास। तो एंटामीवा हिस्टोलिटिका ये आपका प्रोटोजोआ क्लास को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल फॉर। सो कैलामाइन लोशन जो है सो ये किसका एग्जाम्पल है? सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ
सॉलिड लिक्विड फेजेस ऑफ मिक्सिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली पेयर्स पूछा जाएगा तो पेयर आप 23 मेंशन करेंगे। सिंपली आपको पूछा गया कितने होते हैं तो इट इज़ 46। 23 आपके मेल से आते हैं, 23 आपके फीमेल से आते हैं। एंड इसमें से आपका जो 23rd वाला रहेगा, ठीक है, एंड इसमें से जो आपका 23rd वाला रहेगा इस पे आपका एक्स एंड वाई क्रोमोसोम रहेगा अगर ये मेल में है तो। फीमेल में ये दोनों ही आपके एक्स एंड एक्स रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से ये फ्यूज़ होता है यहाँ के एक्स के साथ देन इट विल बी ए मेल। अगर यहाँ से एक्स एंड यहाँ से एक्स फाइंड आउट होता है देन इट विल बी अ फीमेल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फेट इज़ कॉमनली नोन है। सो ये क्वेश्चन आप देखेंगे इसी पेपर में जो है वो अभी तक 3 बार आ चुका है। तो ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स के ऊपर लेकर के। सो ये आप सिनोनिम्स देख सकते हैं। सो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, सो इसका कॉमन नाम रहता है एप्सम सॉल्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो रोशल सॉल्ट है ये आपका रहता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। देन आपका फ्लावर्स ऑफ सल्फर क्या होता है, इट इज़ रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को फ्लावर ऑफ सल्फर कहा जाता है। देन आता है आपका लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन क्या है, इट इज़ प्रेसिपिटेटेड चॉक, प्रेसिपिटेटेड चॉक या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है। तो ये डिफरेंट नाम्स आप इसमें याद रखेंगे। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टमक द स्टिमुलेशन ऑफ वेगल दैट इंक्रीजेज गैस्ट्रिक एसिड ड्यू टू। सो स्टमक में जो वेगल स्टिमुलेशन रहती है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो वो किस रिसेप्टर की वजह से, किस रिसेप्टर पे एक्शन की वजह से होता है। तो इट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑन M3 रिसेप्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन यहाँ पे एक मैंने स्मॉल टेबल ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एगोनिस्टिक एक्शन ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स देखने को मिलेगा। सो कहाँ पे क्या इफ़ेक्ट आता है वो चीज़ आपको डेफिनेटली याद रखनी है। जैसे ऑर्गन कौन सा है आपका, आई है। आई में आपका स्फिंक्टर पेपिले है, सिलेरी मसल्स है, रिसेप्टर कौन से हैं, M3 रिसेप्टर्स हैं। तो क्या इसमें रिस्पॉन्स आएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, मायोसिस कोज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होगी अकोमोडेशन फॉर नियर विजन के लिए अकोमोडेशन जो है वो आ जाएगी। वैसे ही हर्ट पे एस सी एंड ए वी नोड रहते हैं, यहाँ पे आपका M2 रिसेप्टर रहता है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज़ डिक्रीज इन हार्ट रेट। वैसे ही आपका ब्लड वेसल्स पे रहेगा, ब्लड वेसल्स पे आपका M3 रिसेप्टर रहता है। सो लंग्स है हो गया, ब्रोंकियोल्स, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ग्लैंड्स आगे इनमें आपकी म्यूकोसिक्रेशन बढ़ जाएगी। जीआई में स्टमक आ गया, स्टमक में आपकी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बढ़ जाएगी, ये भी अभी पूछा गया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इंटेस्टाइन में M3 है तो इसमें आपका इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्स, इनवॉलेंट्री डेफिकेशन एंड डायरिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन कोज हो जाएंगी एंड म्यूकोसिक्रेशन भी बढ़ जाएगा। देन आपका है यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर पे भी आपके M3 रिसेप्टर हैं, क्या काम होगा। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी रिट्रूसर मसल्स की एंड रिलैक्सेशन हो जाएगी ट्रिगोन एंड स्फिंक्टर की। देन वॉइडिंग एंड यूरिनरी इनकंटीजेंस जैसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। देन आपके ग्लैंड्स आ जाते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हो गया तो इंक्रीजन सिक्रीशन इसमें इंक्रीज हो जाएगी, थर्मोरेगुलेटरी की तरह ये वर्क करेगा। सिलाइवेशन बढ़ जाएगी एंड लक्राइमेशन, ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगी। देन आता है आपका ऑटोनोमिक गैंग्लिया दैट इज़ एनएन रिसेप्टर। तो ये आपका साइट स्पेसिफिक एंड डोमिनेंस बेसिस एक्साइटेशन रहती है एंड इनहिबिशन। एंड देन न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट जंक्शन है, यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है स्केलेटल मसल्स की एंड हाई डोज रिक्वायर्ड रहती है मसल फेसिकुलेशन के लिए। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स एक बार वीडियो को पॉज करके PDF में देख करके आराम से इनको स्टडी करना, किस पर्टिकुलर पार्ट में कौन सा इफ़ेक्ट आ रहा है वो आपको डेफिनेटली याद रखना है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच टू मॉलिक्यूलर मॉडलिंग इज। तो कौन सी इक्वेशन जो है वो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में इन्वॉल्व है टू मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। सो ये इक्वेशन जो है ये आपकी इक्वेशन रहती है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देन इसमें आप ये इक्वेशंस एक बार स्टडी कर लेना, आर्हेनियस एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ मेजरिंग ओबेसिटी इज़। ओबेसिटी को मेज़र करने के लिए आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है। तो ये मेथड आपका रहता है बॉडी मास इंडेक्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे जो आपका एच इंडेक्स रहता है, एच इंडेक्स जो है ये आपका मेज़र करता है रिसर्चर्स की प्रोडक्टिविटी को, रिसर्चर्स की प्रोडक्टिविटी को मेज़र करता है। ठीक है, जिसमें इसमें बेसिकली आपकी नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस देखी जाती हैं, पब्लिकेशंस एंड साइटेशंस की आपकी जो पब्लिकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन को किन किन लोगों ने अपनी पब्लिकेशन में यूज़ किया है, दैट इज़ साइटेशन। सो उन चीज़ों को चेक करने के लिए एच इंडेक्स जो है वो रहता है। देन आपका आता है सुल्वेंस इंडेक्स। सुल्वेंस इंडेक्स क्या है, तो इसको डिसएबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स भी कहा जाता है। डिसएबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स से कहा जाता है। एंड ये मेथड आपका कैलकुलेट किया जाता है ये चेक करने के लिए कि हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन एक्सेप्ट टू लिव इन अ हेल्दी स्टेट एट अ स्पेसिफिक एज। कि एक पर्टिकुलर एज में एक हेल्दी पर्सन जो है वो एक हेल्दी स्टेट में कितने टाइम तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है। देन है आपका पोंड्रल इंडेक्स। तो पोंड्रल इंडेक्स जो है ये आपका फीटल ग्रोथ को मेज़र करने के लिए रहता है, फीटल ग्रोथ को मेज़र करने के लिए। एंड कोई भी अगर इम्पेयर्ड फीटल ग्रोथ है, इम्पेयर्ड फीटल ग्रोथ है तो उसको भी डायग्नोस जो है वो पोंड्रल इंडेक्स से किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। कन्वेक्टिव मिक्सिंग को और किस नाम से जाना जाता है। सो कन्वेक्टिव मिक्सिंग जो है ये आपकी होती है मैक्रो मिक्सिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वहीं पे जो माइक्रो मिक्सिंग है ये आपकी डिफ्यूजिव मिक्सिंग रहती है, इट इज़ द डिफ्यूजिव मिक्सिंग। तो ये नाम आपको याद रखना है, दीज बोथ आर द सेम थिंग्स। एंड कन्वेक्टिव मिक्सिंग आपकी मैक्रो मिक्सिंग रहती है। अब इसमें मिक्सिंग के काफ़ी कुछ मैकेनिज़्म रहते हैं, इन मैकेनिज़म्स को देख लेते हैं एक बार। सो बेसिकली आपका लिक्विड मिक्सिंग के लिए मैकेनिज़्म रहता है, पाउडर मिक्सिंग के लिए रहता है। देन आपके सेमी सॉलिड की मिक्सिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। तो अगर लिक्विड मिक्सिंग की बात करें तो इसमें आपको लोकलाइज मिक्सिंग एंड जनरल मूवमेंट रिक्वायर्ड रहती है। पाउडर मिक्सिंग में आपको एक न्यूट्रल मिक्सचर चाहिए। 3 मैकेनिज़्म इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कन्वेक्टिव मिक्सिंग जिसको मैक्रो मिक्सिंग कहा जाता है। सो ये कब अकर करती है, सो इट अकर्स बाय टिल्टिंग मटेरियल, सो ग्रेविटेशनल फोर्स कोजेज अपर लेयर टू स्लिप। ठीक है, इसमें आपका बेसिकली मटेरियल को टिल्ट किया जाता है जिससे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपर लेयर को स्लिप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन है आपका डिफ्यूजिव मिक्सिंग जिसको माइक्रो मिक्सिंग भी कहा जाता है। तो इसमें सारे पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सरफेस के ऊपर। देन आता है आपका शेयर मिक्सिंग। तो इसमें आपकी थोरो इनकॉर्पोरेशन होती है मटेरियल की जो कि पास होता है अलोंग स्लिप प्लेन्स इन अ मिक्सर। देन इसमें आपका थर्ड है सेमी सॉलिड मिक्सिंग। तो सेमी सॉलिड मिक्सिंग में जो डाइलेटेंट प्लास्टिक्स और मटेरियल्स रहते हैं उनको मिक्स करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूटोनियन लिक्विड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलर्स आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ पॉलीमर टू एनहांस द। फिलर को इनकॉर्पोरेट किया जाता है पॉलीमर में किस चीज़ को एनहांस करने के लिए। सो दीज आर यूज टू एनहांस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्चुअल स्किल डील्स विद। सो कंसेप्चुअल स्किल जो है वो किस चीज़ के साथ डील करती है, तो डील्स विद द आइडियाज़।
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल्ड शैम्पूज आर प्रिपेयर्ड विद। सो माइल्ड शैम्पूज को किसकी हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है? सो दीज आर प्रिपेयर्ड विद एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इन कंट्रोलिंग व्हीकलर एयर पोल्यूशन। सो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? सो सीएनजी आपकी रहती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल्स एट ऑल टाइम्स इज कॉल्ड। कि फूड को अवेलेबल करवाना है, एक्सेस करवाना, अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करना सभी लोगों को सभी टाइम्स पे। सो ये आपका कहलाता है फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द चेंजेस मेड इन द हैच वैक्समैन एक्ट हाउ मेनी मंथ्स स्टे विल बी परमिटेड इन केस ऑफ दोज पेशेंट्स लिस्टेड इन द ऑरेंज बुक। सो इसमें आपको बेसिकली टाइम बताना है कि कितना टाइम जो है परमिट किया जाता है उन पेशेंट्स के लिए जो कि ऑरेंज बुक में लिस्टेड हैं। तो इनके लिए आपका 30 मंथ्स टाइम जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज इन। सो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन जो है वो उसकी वजह से सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट सीजियम। सीजियम एलिमेंट का सिंबल क्या है? सो सी के बारे में बात करें तो सी जो है ये आपका रहता है कॉपर के लिए। सी एस जो है इट इज़ फॉर द सीजियम। सी ए क्या है? सी ए जो है सी ए आपका यूज़ होता है फॉर कैल्शियम एंड सी एम जो है इट इज़ यूज फॉर क्यूरियम। तो ये डिफरेंट आपके एलिमेंट्स हैं। बेसिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड यहाँ पे मैंने सिंबल्स के नाम भी मेंशन कर दिए हैं। आपके लिए एक पीरियोडिक टेबल को भी मेंशन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन अल्टरनेटिवली पूछ लिया जाता है कि इन विच ऑफ द कंपाउंड इज बेसिकली अ मेटल। ठीक है, इनमें से कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है या फिर अल्कली मेटल है, हेलोजन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर ये इमेज आपकी क्लियर नहीं होगी तो देन आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा पीरियोडिक टेबल, आपको काफ़ी इजीली जो है वो इमेजेस मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल 134 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स स्टिपुलेट्स that no cosmetics shall be imported which contains colta color other than one prescribed in schedule। ठीक है, तो रूल 134 क्या कहता है कि कोई भी कॉस्मेटिक्स को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा जिसमें कोल्ता कलर्स जो है वो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। मीन्स बेसिकली जो कि आपके शेड्यूल नंबर क्यू में मेंशन नहीं है। अगर वो मेंशन है देन उनको इंपोर्ट किया जाएगा, अगर मेंशन नहीं है देन नो इंपोर्ट विल बी डन। यहाँ पे अदर शेड्यूल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है कि शेड्यूल सी में आपका लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड बायो अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स के बारे में मेंशन है। शेड्यूल एम आपका जीएमपी गाइडलाइंस रहती हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। शेड्यूल क्यू क्या है? शेड्यूल क्यू जो है ये आपका लिस्ट ऑफ कलर्स डाइज एंड पिगमेंट्स जो परमिट होते हैं कॉस्मेटिक्स में एंड सॉप्स में, उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ शेड्यूल क्यू में दी गई है। देन शेड्यूल क्यू के बाद में आपका आता है शेड्यूल एन। तो शेड्यूल एन जो है इसमें आपका लिस्ट दी गई है मिनिमम इक्विपमेंट की फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इज। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है? सो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है ये आपका बंडल रहता है 7 अल्फा हेलिक्स से बना रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट टू फॉर्म। सो अल्कोहल जो है वो आपका रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में इनऑर्गेनिक एसिड की प्रेजेंस में, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट प्रोडक्ट इज एस्टर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ विन क्रिस्टन इज। तो विन क्रिस्टन का सोर्स क्या है? तो विन क्रिस्टन जो है ये आपका ऑब्टेन होता है विन का अल्कलॉइड से, विन का अल्कलॉइड से, एंड इसमें आपका सोर्स क्या रहता है? सोर्सेज कैथेरेंथस रोजियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, एंड ये आपका यूज़ किया जाता है एज एन एंटी कैंसर एजेंट भी। सो इसी के साथ में हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के फार्मेसी के तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, प्लस कुछ जो है वो जनरल साइंस के भी इसमें इंक्लूडेड थे, तो उनको भी हमने देख लिया है। सो इसके साथ में ही अगर आपको इस पर्टिकुलर पेपर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर से बेनिफिट ले सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अनदर क्वेश्चन पेपर के साथ में, and then we will start the preparation series for this. So yeah, that's all for this video. Thank you very much.